नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। इससे पिछले जो हमारे लेक्चर्स थे, उन लेक्चर्स में हमने हिमालय से निकलने वाली नदियों के बारे में ऑलरेडी जानकारी हासिल कर ली है। तो आज के लेक्चर में हम हिमालयी नदियों के बाद में प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, और प्रायद्वीपीय नदियों में भी बंगाल की खाड़ी की तरफ जो नदियाँ जाती है या बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती हैं उनके बारे में जानकारी हासिल करेंगे बड़ी डिटेल से। इसमें मैंने छोटी बड़ी जितनी भी नदियाँ हो सकती है सारी नदियाँ ले ली हैं। अब कोई भी जो है सवाल पूछ ले नदियों से आपसे छूटने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में जिन छोटी छोटी नदियों के बारे में भी पूछा है वो भी मैंने इसमें आप कहो तो शामिल कर लिए हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर, है ना। तो देखिए, ये है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मुख्य मुख्य, है ना। तो देखिए, ये है इधर अरब सागर और ये है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो ये बंगाल की खाड़ी और इधर है अरब सागर। तो देखिए, यहाँ पर नर्मदा जा रही है, तापी नदी जा रही है, यहाँ पर एक माही नदी जाती है, फिर यहाँ पर देखिए और छोटी छोटी नदियाँ इधर जाती हैं। साथ साथ इधर देखिए तो दामोदर नदी है, फिर यहाँ पर ब्राह्मणी आ जाती है, मैतरणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब नदियाँ जो है यहाँ पर देखिए, पेन्नार है, पालार रिवर है, कावेरी है, नीचे वैगई होती है। इस प्रकार से नदियाँ हैं जो कि बंगाल की खाड़ी में जा रही है। एक एक नदियों के बारे में हम आराम से हम अपना मैप बना के समझेंगे। इसमें तो आपको एक बार मैं इंट्रोड्यूस करवा दूँगी। हाँ देखिए, कौन कौन सी नदियाँ यहाँ से जा रही है। यहाँ पर देखिए, ये वेन गंगा है, ये पेन गंगा है, सब ठीक है। चलिए, तो देखिए, हमने हिमालय दो प्रकार से नदियाँ हमने बांटी थी। यहाँ से अगर हम देखें, इस प्रकार से हमने एक लाइन ड्रॉ करी थी। इससे ऊपर वाली जो है ये हिमालयी नदियाँ हैं और नीचे ये है प्रायद्वीपीय नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ। इन नदियों में हमने देखिए, यहाँ पर सिंधु नदी तंत्र पढ़ लिया है, यहाँ पर हमने ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लिया है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने गंगा नदी तंत्र भी पढ़ लिया है। ये तीनों हमने पढ़ लिया। अब रही बात प्रायद्वीपीय नदियों की बात, तो प्रायद्वीपीय नदियों को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक जो है ना, देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ, इनको भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक अरब सागर में गिरने वाली, अरब सागर में गिरने वाली, और एक कौन सी है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, गिरने वाली। तो देखिए, हमने जब पढ़ा था भारत की भौतिक विशेषताओं के बारे में, तो मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत का झुकाव जो है इस प्रकार से पश्चिम के से पूर्व की तरफ है। तो ज़्यादातर महत्वपूर्ण नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में आकर गिरेगी, पश्चिम से पूर्व की ओर ही, है ना। तो इसलिए हम आज सबसे पहले देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में ही, है ना। इससे पहले कि हम बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में देखें, तो उससे पहले हम हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर क्या है ये जान लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्सेस, यहाँ हम लिख लेते हैं हिमालयी नदियाँ। आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे सब आपको समझ में आ जाएगा। अब अगर हम इनमें देखें, तो देखिए प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं, सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो ये मुख्यतया मौसमी नदियाँ हैं। मौसमी नदियाँ मतलब बारिश के मौसम में ही है ज़्यादातर बहती है, और नॉर्मल अगर बहती भी है तो इनमें बहुत पानी कम होता है। आप समझ रहे हैं, सिर्फ बारिश के समय में ही इनमें पानी की मात्रा अधिक होती है। तो इनका स्रोत अगर हम देखें तो वो क्या है, इनके जल का स्रोत जो है वो है, हाँ, बारिश या वर्षा इनका जल का स्रोत है। जबकि जो हिमालय नदियाँ हैं, हिमालय नदियाँ जो है ये सदानीरा नदियाँ हैं, सदानीरा नदियाँ, यानी कि ये वर्ष भर बहती हैं। समझ रहे हैं बात, वर्ष भर बहती हैं। क्यों बहती हैं, क्योंकि इनके जल के स्रोत क्या हैं, इनके दो स्रोत हैं। एक तो वर्षा तो है ही है, साथ साथ ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, हिमनद, हिमनद भी इनके स्रोत हैं, इसलिए ये वर्ष भर बहती रहती हैं। तो पहला अंतर तो ये हो गया। अब अगर हम देखें तो प्रायद्वीपीय नदियाँ अगर मुख्यतः अगर हम देखें तो ये छोटी हैं, अपेक्षाकृत छोटी हैं, और जो ये हिमालय नदियां हैं वो अपेक्षाकृत बड़ी नदियां हैं, है ना। क्योंकि क्यों बड़ी नदियां हैं, क्योंकि इनका उद्गम जो है ना, उद्गम इनके मुहाने से बहुत दूर है। उद्गम
माफ कीजिएगा, मुहाने से बहुत दूर है। जैसे अगर हम देखें तो गंगा देखें, गंगा कहाँ, गंगोत्री से निकलती है और फिर आके कहाँ गिरेगी, बंगाल की खाड़ी में। 2525 किलोमीटर लंबी ये है सबसे बड़ी नदी। और अगर हम देखें तो ये अपेक्षाकृत छोटी क्यों है, क्योंकि इनका उद्गम जो है मुहाने के करीब ही है ना। पश्चिम घाट से निकली और जाके वहां पर गिर गई। इस प्रकार से इनका उद्गम पास में ही है ना। जैसे कि अगर देखें तो सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, वो 1465 किलोमीटर ही लंबी है ना। इनकी सबसे बड़ी लंबी मात्र 1465 किलोमीटर लंबी, और यहाँ की सबसे बड़ी लंबी देखिए आप 2525 किलोमीटर लंबी है। समझ रहे कितनी बड़ी है। तो ये अपेक्षाकृत छोटी हैं और ये अपेक्षाकृत बड़ी नदियाँ हैं, ये इनमें अंतर हो गया। साथ ही साथ अगर देखें तो ये प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है ये प्राचीन नदियाँ हैं। प्राचीन नदियाँ क्यों प्राचीन नदियाँ हैं, क्योंकि देखिए हिमालय से तो प्राचीन ही है ना। हिमालय का निर्माण तो बाद में हुआ है, जब अपनी इंडियन प्लेट जाके हिमालय से टकराई है तब जाके तो इन नदियों का निर्माण हिमालय बना, तभी तो इन नदियाँ हिमालय के ग्लेशियर से निकलना शुरू हुई है। समझ रहे हैं बात। और ये तो पहले से ही नहीं है, तो ये प्राचीन नदियाँ हैं और ये अपनी प्रौढ़ावस्था में है, प्रौढ़ावस्था में है ना। प्रौढ़ावस्था में है का मतलब क्या है, क्योंकि ये नदियाँ जो है अपने जो तल होता है ना उस तल को समुद्र तल तक ऑलरेडी गहरा कर चुकी हैं, है ना। परंतु ये जो हिमालय नदियां हैं ये नवीन नदियां हैं और ये भी युवावस्था वाली में ही है ना। क्योंकि अभी तक ये अपने आधार तल को प्राप्त नहीं कर पाई हैं, ये आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए गुम्फित नदियां हैं। दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदियां जो है ज़्यादातर गुम्फित नदियां हैं, और ये नदियां देखिए अभी तक आधार तल को प्राप्त नहीं किया इन्होंने, इसलिए ये अभी भी कटाव करती हैं। और ज़्यादातर अगर आप देखोगे तो जो जलोढ़ निक्षेप है वो इन्हीं नदियों में होता है ना। तो जलोढ़ निक्षेप यहाँ पर हम देख सकते हैं, जलोढ़ निक्षेप इसीलिए इनमें होते हैं कम, और इनमें जलोढ़ निक्षेप जो है होते हैं अधिक, है ना। तभी तो कोसी एग्जाम्पल हम देखें, कोसी नदी है ना, क्योंकि कोसी नदी हर बार बाढ़ लेके आती है ना, और अपना मार्ग परिवर्तन के लिए कुख्यात है। तो इनमें जलोढ़ निक्षेप जो है वो ज़्यादा होते हैं, है ना। ये नदियाँ देखिए विसर्पण नहीं करती हैं, विसर्पण नहीं करती हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ। क्यों नहीं करती हैं, क्योंकि एक तो रास्ता इनका बहुत छोटा है और साथ ही साथ कठोर ये पठारी क्षेत्र से गुजरती है, कठोर प्रवाहित पठारी क्षेत्र से प्रवाहित होती हैं, और ये नदियां जो है ये विसर्पण करती हैं। क्यों, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र से गुजरती हैं जो कि प्रवाहित होती हैं, और इनका रास्ता भी लंबा है, तो लंबी दूरी इनको तय करनी पड़ती है। तो जब लंबी दूरी तय करनी होगी तो फिर इनमें उतना बहाव नहीं होगा, तो ये विसर्पण करती हुई चलती हैं, और ये मुलायम क्षेत्रों से चलती है, मुलायम मैदानी क्षेत्रों से ही चलती है, इसलिए ये आराम से कटाव कर पाती हैं, इसलिए विसर्पण करती हुई आगे की ओर बढ़ती है ना। ये हमने मुख्यतः इनके बारे में जानकारी हासिल कर ली है ना। ये हम देख लेते हैं, देख लिया। और अगर कुछ समझना हो तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं इनका स्रोत मुख्यतया आप कहो तो वर्षा जल है, और इनमें अगर एक नदी अगर हम देखें कावेरी नदी मात्र है ना, तो कावेरी नदी जो है इसका स्रोत अगर देखें तो इसके दो स्रोत हैं, एक तो साउथ वेस्ट मानसून और दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून। इसलिए कावेरी नदी में वर्ष भर पानी बना रहता है ज़्यादा, नहीं तो बाकी की नदियों में सिर्फ साउथ वेस्ट मानसून से ही पानी मिलता है। और यहाँ पर कोई ग्लेशियर भी नहीं है, ग्लेशियर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्रायद्वीप के पठार जो है औसत ऊंचाई कितनी है, अगर आप देखें तो औसत ऊंचाई इसकी 800 मीटर के आसपास है ना। और यहाँ पर ग्लेशियर बहुत सारे हैं,
हिमालय में ग्लेशियर बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि उसकी औसत ऊंचाई जो है कितनी है, लगभग 6000 मीटर औसत ऊंचाई है हिमालय की। और अगर हम देखें तो जो बर्फ की जो रेखा होती है, हिमरेखा, हिमरेखा की ऊंचाई होती है लगभग 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 हम कहें तो 3400 मीटर के आसपास, है ना, 3400 मीटर के आसपास होती हैं। यानी कि 3400 मीटर से ऊपर कोई पहाड़ होगा तो उसके ऊपर बर्फ जमना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वहां पर उसकी हिमरेखा की ऊंचाई हुआ है, यानी इससे ऊपर बर्फ जमेगी। और जो हिमालय है, हिमालय की ऊंचाई तो देखिए क्या है, 600 मीटर से भी ऊपर है ना, औसत में 6000 मीटर है। तो 3400 से ज़्यादा ही है, तो यहाँ पर बर्फ जमती है, परंतु ये तो 800 मीटर ही है ना। यानी कि अगर आप देखो, ये यहाँ पर है हिमरेखा, तो ये तो 800 मीटर तो यहीं तक हुआ ना, तो यहाँ पर बर्फ जमेगी नहीं, इसलिए यहाँ पर पानी जो है ज़्यादातर नहीं आएगा। और अगर हम देखें हिमालय क्षेत्र को, ये तो इससे भी ऊपर है ना, ये इससे भी ऊपर जाता है। इस प्रकार से यहाँ पर एक पानी की मात्रा खूब ज़्यादा इनको प्राप्त होती रहती है ना। ठीक है, ये हमने इसमें जानकारी हासिल कर ली है। जैसे गंगा नदी है, मान लीजिए गंगा नदी, तो गंगा नदी में ग्लेशियर का पानी तो आएगा ही आएगा, साथ ही साथ वर्षा जो है उसका जल भी आएगा। इसलिए देखना, गंगा नदी में मई के आसपास ही, मई छोड़ो आप, तो अप्रैल या मई के आसपास ही जो है वो पानी की मात्रा बढ़ने लगती है। क्यों बढ़ने लगती है? क्योंकि अब अप्रैल मई में उत्तर भारत में गर्मी होने लगती है, और गर्मी की वजह से ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, इसलिए ग्लेशियर्स का पानी इसमें आ जाता है। यानी वर्षा शुरू होने से पहले ही इनमें पानी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसा स्टेटमेंट भी यूपीएससी बना सकती है कि गंगा नदी में या उत्तर से हिमालय से निकलने वाली नदियों में मानसून के पूर्व ही जल की मात्रा बढ़ जाती है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? या बढ़ जाती है तो कथन कारण वाला, क्योंकि इसका कारण फिर दे देंगे कि ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है ना। तो ये हमने देख लिया इनमें प्रायद्वीपीय भारत की नदियां और हिमालय की नदियों में मोटा मोटी अंतर अगर कोई पूछे यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस में, तो हमने देख लिया। अब अगर हम देखें तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की हम बात करेंगे, तो यहां पर अपना खुद का हम मैप बनाएंगे। ठीक है, हम किसी के मैप के मोहताज नहीं है, आप जानते ही हैं। तो हम बड़ा सा एक मैप बनाएंगे अपना, ताकि उसमें आराम से इन नदियों को देख सकें। पश्चिम भारत की में के बारे में हमें कोई मतलब है, ये अरब सागर के बारे में अभी हमें मतलब है नहीं है, यानी इस जगह पर गिरने वाली। इतना गंदा मैप बनाना भाई साहब, दोबारा बना लेते हैं। समझते चलिएगा, है ना। इन नदियों के बारे में अभी हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सब बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में। तो ये है बंगाल की खाड़ी। ठीक है, अब इन नदियों में हम शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा था एक नदी आ रही थी और ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और यहाँ से एक नदी आती है, हुगली नदी। ठीक है ना, तो हुगली नदी प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, एक बार याद रखना, ये हुगली नदी। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर है, बड़ा बन गया, यहाँ पर अपना क्या है, छोटा नागपुर का पठार है। अगला पेज लें क्या? कीजिएगा। हम अगला पेज लेते हैं, यहाँ समझते हैं, पूरा पेज हमें चाहिए, है ना। है ना, यहाँ समझते हैं। यहाँ पर देखिए, ये आ रही है यहाँ पर नदी अपनी, ये हुगली नदी है, और ये यहाँ पर जो है इधर चली जाती है, वो कौन सी नदी है, ये नदी जो है वो आगे फिर पद्मा नदी बांग्लादेश में चली जाती है, ये गंगा नदी आ रही है इधर से। ठीक है, यहाँ हमने देखा था ऑलरेडी छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर पठार।
यहां से एक इसके बीचों बीच से एक नदी निकलती है, दामोदर नदी। कौन सी नदी? दामोदर नदी। तो ये दामोदर नदी के बारे में हमने देख लिया, है ना। ठीक है, दामोदर नदी। और फिर हमने देखा था कि इस छोटा नागपुर के दक्षिण में जो है यह है रांची का पठार। ये क्या है? यहाँ रांची का पठार है। इसके दक्षिण में जो क्षेत्र है इसे कहते हैं रांची का पठार। क्या? रांची का पठार। इस रांची के पठार से एक नदी निकलती है, इस नदी को कहते हैं हम सुवर्ण रेखा। क्या कहते हैं इसे हम? सुवर्ण रेखा नदी है जो इस रांची के पठार से निकलती है। और इसके किनारे पर, यार मजा नहीं आ रहा मेरे को, मैं इसको बड़ा सा बनाना चाहता हूँ पर ये छोटा छोटा क्यों आ रहा है। दोबारा बनाते हैं। बोर तो नहीं हो रहे हैं कि सर कर क्या रहे हैं? मैं चाह रहा हूँ कि आपको बढ़िया से एक बार समझ में आए, है ना। यहाँ बनाते हैं हम बढ़िया से अपना छोटा नागपुर का पठार है ये। यहाँ पर देखिए इसका दक्षिण वाला पार्ट है, ये है रांची का पठार। और इसको ऊपर वाला है, ये किसका पठार है? यहाँ पर रांची का पठार है और ऊपर वाला हजारीबाग का पठार है। हजारीबाग का पठार है ना। यहाँ से इसका बीचों बीच से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है दामोदर नदी। और ये दामोदर नदी देखिए सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं जाती है। यहाँ पर ये जो हुगली नदी आ रही है, इस हुगली नदी में ये मिलती हैं। और इस दामोदर नदी को क्या कहते हैं? इसको बंगाल का शौक भी कहते हैं, ये आपको याद रखना है। माफ कीजिएगा। इसको बंगाल का शौक कहते हैं। इसके पास इस बाद में इस रांची के पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा। इनका क्रम आपको याद रखना है क्योंकि यूपीएससी जो है इस क्रम से भी क्वेश्चन बना सकती है। तो इस रांची के पठार से ही नदी निकलती है जिसका नाम है सुवर्ण रेखा, है ना। यहाँ पे याद हो गया, दामोदर नदी सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। यूपीएससी क्वेश्चन बना देगी दामोदर नदी सीधे अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, तो गलत। ये हुगली नदी में मिलती है, उसके बाद में जाके अपना जल विसर्जित करती है। सुवर्ण रेखा रांची के पठार से निकलती है और इसके किनारे पर ही रांची बसा हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, है ना। इस सुवर्ण रेखा नदी को क्या कहा जाता है? इसको जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है क्योंकि इस रांची के पठार से निकलती है। यहाँ पर बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र हैं, जैसे कि जमशेदपुर जो है वो इसी सुवर्ण रेखा के किनारे पर है ना। जमशेदपुर इसी सुवर्ण रेखा के किनारे है, इसलिए यहाँ से निकलती है तो पूरा प्रदूषित होते हुए निकलती है। और इसलिए सुवर्ण रेखा नदी में कोई जलीय जीव भी नहीं पाया जाता है ना। ये नदी बाद में वहां से निकलकर झारखंड से ये निकल कर कि रांची के पास से निकलती है और जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और जमशेदपुर जो है वो भी इस सुवर्ण रेखा नदी के किनारे ही स्थित है। ये सुवर्ण रेखा हमने देख ली। उसके बाद में आती है वैतरणी नदी। तो यहाँ पर देखिए है वैतरणी नदी। सुवर्ण रेखा के बाद में वैतरणी नदी, ये कहाँ से निकलती है? उड़ीसा से निकलती है। इनके कुल बारे में लिखवा भी दूंगा मैं आगे, है ना, ताकि एक बार और वो भी हो जाएगा। आपको यहाँ लिखवाऊंगा तो खचर पचर हो जाएगा। तो ये है यहाँ पर वैतरणी नदी जो कि उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है। कहाँ से? उड़ीसा के क्योंझर पठार से निकलती है वैतरणी नदी और फिर आ जाती है बंगाल की खाड़ी में, ये गिर जाती है। छोटी सी नदी है, ज़्यादा इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में इसी रांची के पास में, रांची के पास से ही निकलती है एक और नदी जिसका नाम है ब्राह्मणी। जिसका नाम क्या है? ब्राह्मणी नदी। तो इस रांची के पास से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है ब्राह्मणी नदी। ये झारखंड से निकलती है और उड़ीसा के तट पर जाकर बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है। ये देख लिया हमने ब्राह्मणी नदी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में देखें एक बड़ी नदी आ जाती है जिसका नाम है महानदी, ठीक है। तो यहां पर देखे है दंडकारण्य का पठार। मैंने ऑलरेडी आपको इससे सब चीजें पढ़ा चुका हूं मैं। यहां पर है दंडकारण्य का पठार। ये क्या है?
दंडकारण्य पठार है ना। और दंडकारण्य पठार का जो दक्षिणी भाग है ये क्या है, बस्तर का पठार है ना, ये क्या है, बस्तर का पठार। तो इस दंडकारण्य के पठार से निकलती है महानदी, है ना। और ये दंडकारण्य के पठार से निकलने के बाद में ये नदी आती है और यहाँ पर उड़ीसा के तट पर ये नदी कटक के पास में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। कटक है यहाँ पर, कटक के पास में ये है महानदी। इनका क्रम आपको याद रखना है, सुवर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और महानदी, है ना। इनका क्रम आपको याद रखना है। कहाँ से निकलती है, तो दंडकारण्य के पठार से निकलती है जो कि छत्तीसगढ़ में है। उसके बाद में ये उड़ीसा होते हुए ये बाद में आके उड़ीसा में ये गिर जाती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। उसके बाद में एक छोटी सी नदी यहाँ पर आती है, दया नदी, है ना। इसका नाम क्या है, दया नदी। छोटी सी नदी एकदम, ये उड़ीसा से ही निकलती है। और यहाँ आपको याद होगा एक लगून का नाम मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, इसका नाम है चिल्का झील। इसका क्या नाम है, तो ये दया नदी आके चिल्का झील में ही गिर जाती है, ये आपको याद रखना है। उड़ीसा से निकलती है दया नदी और चिल्का झील में आकर गिर जाती है। और दया नदी इसलिए फेमस है कि आपने कलिंग का युद्ध सुना होगा, आपने कलिंग का युद्ध सुना होगा, वो इसी दया नदी के किनारे पर लड़ा गया था, है ना। वो धौली आपने सुना होगा, धौली की चट्टान वगैरह वो यही है, इसी दया नदी के किनारे पर ही स्थित है, ठीक है। मैं छोटी बड़ी सारी नदी आपको लिखा रहा हूं। उसके बाद में एक नदी आती है ऋषिकुल्या नदी। ऋषिकुल्या नदी भी उड़ीसा से ही निकलती है और ये नदी आके इस प्रकार से चिल्का झील के दक्षिण में आके यहाँ पर आ जाती है और उड़ीसा में ही ये गिर जाती है, कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। इसका नाम है ऋषिकुल्या नदी, ऋषिकुल्या नदी। मैं आपको लिखवा दूंगा, आप सोचोगे सर आपने लिखवाया नहीं, अभी समझते जाइए। उड़ीसा से ही ये नदी निकलती है और आके गिर जाती है कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में, चिल्का झील के दक्षिण में, ऋषिकुल्या नदी। ये ऋषिकुल्या नदी फेमस है, इसके यहाँ पर गंजम तट है ना। गंजम तट के पास में ये फेमस है, यहाँ पर होता है अरिबाड़ा, अरिबाड़ा या अरिबादा। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ओलिव रिडले टर्टल के लिए, टर्टल के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पर मास नेस्टिंग की जाती है, तो ये वही ऋषिकुल्या नदी है। तो इनका क्रम आपको याद रख लेना है। तो महानदी होगी, दया नदी होगी, फिर चिल्का झील में दया नदी गिर गई, उसके नीचे आके ऋषिकुल्या नदी आ जाती है। तो ऋषिकुल्या नदी के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। उसके बाद में देखें यहाँ पर छोटी छोटी दो नदियाँ हैं जो पूर्वी घाट से निकलती हैं। एक का नाम है यहाँ पर नागावली और एक का नाम है वंशधारा। तो ये जो ऊपर है ये है वंशधारा और ये है नागावली, नागावली या नागावली नदी है ना। ये दोनों पूर्वी घाट से ही निकलती है नदियाँ। देखिए ये दोनों नदियाँ पूर्वी घाट से ही निकलती है, उड़ीसा से ही, ये याद रखना। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ पूर्वी घाट में से घाट से निकलती हैं, नागावली, वंशधारा, ब्राह्मणी, सुवर्णरेखा, इस प्रकार से इन्होंने जो है ऑप्शन दे दिए थे। लोग कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि उन्होंने वंशधारा और नागावली का नाम ही नहीं सुना था। तो ये नदियाँ उड़ीसा से ही निकलती है, ये हमने देख लिया। इनके बाद में, इन छोटी छोटी नदियों के बाद में एक बहुत बड़ी नदी आती है जिसका नाम है गोदावरी, है ना। अक्सर लोग महानदी के बाद में सीधा गोदावरी पे आ जाते हैं। तो अब आती है गोदावरी। गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो ये यहाँ पर नासिक पश्चिम घाट के पास में महाबलेश्वर है, यहाँ से निकलती है गोदावरी नदी और आकर गिर जाती है कहाँ पर, गोदावरी, है ना। ये आकर गिर जाती है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर है नासिक, नासिक के पास से ये नदी निकलती है। कौन सी नदी, गोदावरी नदी, ठीक है। और इस नदी के बारे में आपको जानने वाली बात यह है कि ये नासिक के पास में यहाँ पर त्र्यंबकम नाम की जगह है, वहाँ से ये निकलती है। कौन सी जगह है यहाँ पर, त्र्यंबकम नाम की जगह है, वहाँ से ये नदी निकलती है।
नासिक के पास में है त्र्यंबकम जगह, त्र्यंबक जगह है, वहाँ से पश्चिम घाट के पास से निकलती है और आके ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है, ठीक है। और ये नदी देखिए महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई फिर पश्चिम बंगाल में गिर जाती है। तो ये महाराष्ट्र, एमएच, तेलंगाना और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में बहती हुई गिर जाती है आके कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में। और ये राजमुंद्री के निकट अपना डेल्टा बनाती है। कहाँ पर, राजमुंद्री, देखिए यहाँ पर है राजमुंद्री। तो राजमुंद्री के निकट ये तमिलनाडु में अपना डेल्टा बनाती है, आंध्र प्रदेश में माफ कीजिएगा, ये अपना डेल्टा बनाती है ना। इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। ये जो गोदावरी नदी है इसकी, ये बड़ी नदी है तो इसकी कुछ सहायक नदियां भी हैं। जैसे नासिक के पास में यहाँ पर एक इसकी सहायक नदी आती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर वर्धा नदी है, वेनगंगा है, पेनगंगा है। और ये तीनों नदियाँ जो हैं, सारी नदियाँ दर्शाऊंगा तो दर्शा नहीं पाऊंगा ना। और यहाँ से यूपीएससी पूछेगी भी नहीं कि इसकी सहायक नदी कहाँ से निकलती है, बस ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इनमें से गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है ना। उसके बाद में अगर देखें यहाँ पर इसकी नदियों में, तो इंद्रावती नदी है, तो बस्तर के पठार है ना, इस बस्तर के पठार से एक इंद्रावती नदी आके मिलती है, ठीक है। यहाँ से इसके दक्षिण से एकमात्र नदी आके मिलती है मंजीरा नदी, है ना, ये है मंजीरा नदी, ठीक है। तो ये इसकी नदियां हो गई, ये हमने देख लिया है गोदावरी नदी। उसके बाद में यही पश्चिमी घाट में एक जगह है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ है, ये भी महाराष्ट्र में ही है। महाबलेश्वर के पास से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कृष्णा नदी, है ना। महाबलेश्वर के पास में ही ये नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, कृष्णा नदी, है ना। और ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी है दक्षिण भारत की, गोदावरी। उसके बाद में दूसरी नदी कौन सी है उससे बड़ी, कृष्णा नदी। उसके बाद में दूसरी सबसे बड़ी नदी है प्रायद्वीपीय भारत की, है ना। ये भी महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में होते हुए पश्चिम बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। तो महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिर जाती है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की भी कुछ सहायक नदियां हैं, है ना, जैसे तुंगभद्रा हो गया, घाट प्रभा, माल प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, मूसी, है ना। तो जो मूसी नदी है उसी के किनारे पर हैदराबाद बसा हुआ है। सारी अगर मैं यहाँ सहायक नदियां दर्शाऊंगा तो बहुत खिचपिच हो जाएगी, आगे मैं आपको लिखवा दूंगा अभी, है ना, ठीक है। इसमें से इसकी जो सबसे बड़ी सहायक नदी है तुंगभद्रा नदी, और तुंगभद्रा दो नदियों के माध्यम से बनती है, तुंगा और भद्रा के माध्यम से, ठीक है। ये हमने कृष्णा नदी के बारे में इतनी जानकारी हासिल कर ली है। कृष्णा नदी के बाद में देखिए इसके दक्षिण में एक नदी आती है पेन्नार नदी। कौन सी नदी आती है, यहाँ पर एक नदी आती है, इसका नाम है पेन्नार, कृष्णा नदी के दक्षिण में। हाँ, इस कृष्णा गोदावरी के बीच में आपको एक याद रखना, कोलेरू झील जो है, कोलेरू झील जो है वो इन्हीं कृष्णा गोदावरी के डेल्टा के बीच में बनी हुई है। यहाँ ये जो आपको दिख रही है ये कोलेरू झील है, ठीक है। तो कृष्णा की नदी के बाद में आ जाती है पेन्नार नदी, ठीक है। पेन्नार नदी के बारे में जानकारी हासिल हम कर लेते हैं। पेन्नार नदी कहाँ से निकलती है, तो पेन्नार नदी का उद्गम होता है, माफ कीजिएगा, ये कावेरी और कृष्णा के मध्य, डेल्टा के मध्य होता है। और ये आंध्र प्रदेश में एक कर्नाटक के कोलार से इसका उद्गम होता है। कहाँ से, ये है कोलार, तो इसका उद्गम होता है कर्नाटक के कोलार से। और ये कृष्णा और यहाँ पर कावेरी नदी आती है तो उनके बीच में ये बनी हुई है ना। तो पेन्नार नदी बाद में आकर ये आंध्र प्रदेश में ये अपना मुहाना बना लेती है, पेन्नार नदी। उस पेन्नार नदी के बाद में देखिए एक नदी और आती है जिसका नाम है यहाँ पर, जिसको बहुत सारे टीचर्स नहीं पढ़ाते, जिसका नाम है पलार नदी। ये पलार, पालार, पलेरू, कुछ भी नाम आ सकता है ना। तो ये नदी है पलार, पलार, पालार या पालेरू नदी, है ना। इस नदी के बारे में हम देखें तो ये नदी का उद्गम कहाँ से होता है, इस नदी का उद्गम होता है कर्नाटका में नंदीदुर्ग पहाड़ी है ना, वहाँ से इसका उद्गम होता है। चिक्कबल्लापुर एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक में, वहाँ से इसका उद्गम होता है
उसके बाद में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु में चेन्नई के दक्षिण में जाकर ये जो है मिल जाती है। कहाँ पर? यहाँ पर है चेन्नई। तो चेन्नई के दक्षिण में लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में जाकर ये बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है पलार नदी, याद रखना। तो पेन्नार के बाद में पलार नदी आती है और पालार नदी के बाद में जो है आती है कौन सी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम होता है, यहाँ पर है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ क्या है, कहाँ है? तो कर्नाटक में है, पश्चिमी घाट में। यहाँ से इसका उद्गम होता है कर्नाटक और तमिलनाडु में ये बहती है ना। सीधी सीधे अगर देखें तो इसके सहायक नदियाँ तो जो है अगर देखें इसका बहाव क्षेत्र तो केरला में फैला हुआ है और पांडिचेरी में भी फैला हुआ है। यहाँ पर पांडिचेरी है ना। हाँ, तो ये है कौन सी नदी? कावेरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ होता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, कर्नाटक से इसका उद्गम होता है। फिर ये तमिलनाडु में प्रवेश कर जाती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है कावेरी नदी। तो ये हमने देख लिया कावेरी नदी के बारे में। और कावेरी नदी जो है ये सदानीरा नदी है, इसके बारे में ये याद रख लेना है। ये सदानीरा नदी क्यों है? क्योंकि इससे साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों से इसको बारिश मिलती है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कोरोमंडल तट है ना। ठीक है, ये हमने कावेरी नदी के बारे में देख लिया। कावेरी नदी को देखिए धान का कटोरा भी कहा जाता है दक्षिण भारत का, क्योंकि हमने प्राचीन भारतीय इतिहास में देखा था कि कावेरी नदी का जो आपको की बहाव क्षेत्र है वहाँ पर अगर एक हाथी के लौटने में की जगह में कितने हजार लोग जो है वो पेट भर सकते थे। प्राचीन भारत में मैंने पढ़ाया था, ये उदाहरण भी दिया था। तो कावेरी नदी को धान का कटोरा कहा जाता है क्योंकि इसमें पानी जो है वो वर्ष भर बना रहता है। ये कर्नाटक और तमिलनाडु में बहती है, साथ ही साथ इसका बहाव क्षेत्र यहाँ पर केरल क्षेत्र वो है राज्य, तो केरल में भी इसका बहाव क्षेत्र है और पांडिचेरी में भी इसका बहाव क्षेत्र है। और इन राज्यों के बीच में झगड़ा भी चलता रहता है पानी की के बंटवारे को लेकर, कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर। ठीक है, अब इसके सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो इसके सहायक नदी है सिमसा, अर्कावती, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ है ना, लोक पावनी। इस प्रकार से इसकी सहायक नदियां हैं। सहायक नदियां भी मैं आगे आपको लिखवा दूंगा है ना। इसके बाद में एक नदी आती है इसके दक्षिण में वैगई, और वैगई के बाद में आती है ताम्रपर्णी नदी। तो यहाँ पर देखिए एक वैगई नदी है, यहाँ से निकलती है वैगई नदी, ठीक है, और यहाँ पर निकलती है एक ताम्रपर्णी नदी। यह है वैगई नदी और यह है ताम्रपर्णी। ये पूरी नदियां मैंने आपको बता दी है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली है ना। तो ये मदुरई शहर अगर हम देखें तो वो मदुरई शहर कावेरी नदी के किनारे पर नहीं है, बल्कि वैगई नदी के किनारे पर। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आर्ट एंड कल्चर में भी बन जाते हैं कि मदुरई जो बहुत बड़ा शहर है, वहाँ पर मीनाक्षी मंदिर यहीं पर है ना। मैं तो 2 बार गया हूँ। सबसे बड़ा जो अगर आपको हो कि जो गेट है वो इसी का है ना, वैगई नदी के किनारे बसे मदुरई में मीनाक्षी मंदिर का ही है ना। तो ये वैगई नदी है। वैगई नदी कहाँ से निकलती है? तो वैगई नदी निकलती है तमिलनाडु में वरुषनाथ पहाड़ी से। यहाँ पर है वरुषनाथ पहाड़ी, क्या है यहाँ पर? वरुषनाथ पहाड़ी है। उस वरुषनाथ पहाड़ी से निकलती है वैगई नदी और मदुरई इसी के किनारे पर बसा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम देखें यहाँ पर तो ये वैगई जो है ये पाक की खाड़ी में जाकर अपना जल बाद में गिरा देती है। देखिए यहाँ पर है श्रीलंका, थोड़ा नीचे यहाँ पर कोई नहीं है, श्रीलंका। इस श्रीलंका में ऊपर जो है ये पाक की खाड़ी है और ये मन्नार की खाड़ी है और ये पाक जल संधि है। मैप पे आपने देखा होगा। तो ये पाक जल संधि में अपना जल गिराती है। और ये जो ताम्रपर्णी नदी है, ये ताम्रपर्णी नदी आके जल कहाँ गिराती है? तो मन्नार की खाड़ी में गिराती है। ये हमने देख लिया। ताम्रपर्णी नदी कहाँ से निकलती है? तो यहाँ पर इलायची पहाड़ी है, कार्डामम हिल्स, तो कार्डामम हिल्स से ताम्रपर्णी नदी निकलती है। अब देखिए ये सारी नदियाँ मैंने बता दी है। अब एक एक नदी के बारे में फिर से मैं मैप में आपको बताता चलता हूँ, क्योंकि इनका क्रम आपको याद रख लेना है। सबसे ऊपर आ जाएगी दामोदर नदी। ये दामोदर नदी जो है हालांकि है प्रायद्वीपीय भारत की नदी, परंतु ये सीधा अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं गिराती है, बजाय कि ये हुगली नदी में अपना जल विसर्जित कर देती है और हुगली नदी बाद में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर रांची के पठार से निकलती है सुवर्ण रेखा नदी, इसे जैविक मरुस्थल भी कहते हैं। फिर यहाँ पर है क्योंझर का पठार और क्योंझर के पठार से निकलते हैं वैतरणी नदी है ना। और उसके बाद में है इसी रांची के पठार से निकलती है ब्राह्मणी नदी। तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा सुवर्ण रेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी और दामोदर नदी।
इनमें से वैतरणी नदी को छोड़कर बाकी सारी नदी छोटा नागपुर के पठार से ही निकलती हैं। वैतरणी नदी कोई कहेगी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है तो गलत। वैतरणी नदी क्योंझर के पठार से निकलती है और ये पूर्वी घाट से भी नहीं निकलती है। समझ गए ना बात? ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं यूपीएससी में। उसके बाद में सुवर्ण रेखा वैतरणी याद कैसे करोगे? मैंने कैसे याद किया था, तो सुवर्ण में आगे वह आता है और तो वह में इसके बाद में दूसरी ब्राह्मणी और वैतरणी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्राह्मणी ऊपर है कि वैतरणी। तो यहाँ पर वह है तो नीचे भी वह वाली नदी आएगी तो वैतरणी है ना, फिर ब्राह्मणी है ना। उसके बाद में यहाँ पर है दंडकारण्य के पठार और इस दंडकारण्य के पठार से निकलती है महानदी है ना, और इस महानदी पर ही हीराकुड बांध जो है वो बना हुआ है। उसके बाद में यहाँ से उड़ीसा से दया नदी निकलती है और चिल्का झील में आकर गिर जाती है। चिल्का झील के दक्षिण में माफ कीजिएगा, उड़ीसा से नदी निकलती है ऋषिकुल्या और ऋषिकुल्या नदी जो है वो आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ना। और ये ऋषिकुल्या नदी जो है वो ओलिव रिडले टर्टल की अरीवाड़ा के लिए मास नेस्टिंग के लिए जो है वो जानी पहचानी है या प्रसिद्ध है। उसके बाद में यहाँ पर पूर्वी घाट से दो नदियां निकलती है, वंशधारा और नागावली, छोटी छोटी नदियां हैं। इनके बारे में इतना ही ध्यान रखना है आपको है ना। एक तो ये बंगाली खाड़ी में गिरती हैं और ये पूर्वी घाट की नदियां हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। उसके बाद में बड़ी नदी आ जाती है गोदावरी, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है ना। तो ये निकलती है नासिक के पास से तिरंबकम नाम की जगह से, और वहाँ पर फिर इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मंजीरा है ना। परंतु इसके दक्षिण से मिलने वाली नदी एकमात्र है मंजीरा नदी। फिर वह ये नदी आकर राजमुंद्री के पास में आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा बनाती है। उसके बाद उसके नीचे दक्षिण में नदी आती है कृष्णा नदी, जो कि एक दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम होता है पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के पास में, और फिर यह नदी वहां से बहते हुए गोदावरी नदी के दक्षिण में आकर अपना डेल्टा बनाती है आंध्र प्रदेश में। और इस कृष्णा गोदावरी डेल्टा के बीच में एक झील है कोलेरू झील है ना। और यहाँ पर आपको याद रखने वाली बात यह भी है कि इसी कृष्णा गोदावरी बेसिन में बहुत सारे अपने यहाँ जो है खनिज तेल वगैरह भी, यहाँ पर गैस वगैरह भी यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में एक छोटी सी नदी आती है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी निकलती है कर्नाटक के कोलार क्षेत्र से, कोलार गोल्ड माइन वाला क्षेत्र है वहां से है ना। और उसके बाद में जाके ये तमिलनाडु में गिर जाती है। और उसके बाद में नीचे इसके नीचे आती है पलार रिवर, पालार या पलेरू रिवर, जो कि निकलती है सेम टू सेम कर्नाटक से, और कर्नाटक में निकलने के बाद में ये आकर चेन्नई के दक्षिण में आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद में एक बड़ी नदी आती है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है कावेरी नदी, जो कि तमिलनाडु में बहते हुए फिर आकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस कावेरी नदी के दक्षिण में एक नदी आती है वैगई नदी, जो कि वरुषनाथ पहाड़ियों से निकलती है तमिलनाडु में और पाक जल संधि में अपना जल गिरा देती है। और इस वैगई नदी के बाद में दक्षिण में आती है एक ताम्रपर्णी नदी, जो कि तमिलनाडु में से ही निकलती है। हम आपकी जगह इलायची पहाड़ियाँ जो है ना, उन इलायची पहाड़ियों से निकलती है और आकर मन्नार की खाड़ी में अपना जल गिरा देती है। ये सारी नदियाँ मैंने आपको बता दी है ना। इससे बढ़िया आपको कोई भी बताने वाला नहीं होगा। इनका क्रम आधा, मतलब बहुत सारे टीचर्स मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने भी तो पढ़ाई करी है ना, तो बहुत सारी नदियाँ खा जाते हैं बीच बीच में। मैंने सारी नदियाँ आपको बता दी है, रट लेना पूरा इन नदियों को। अब अगर हम देखें, आपको अगर सर आपने लिखवाया नहीं, तो मैं अगर आपको लिखवा भी दूं है ना, तो मैं आपको यहाँ पर लिखवा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे दामोदर नदी के बारे में। कौन सी नदी? दामोदर नदी। शॉर्ट में चलते रहेंगे। उद्गम इसका कहाँ से होता है? तो इस दामोदर नदी का उद्गम होता है छोटा नागपुर के पठार से। उद्गम इसका छोटा नागपुर पठार में हो जाता है और ये बाद में जाके हुगली में मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी में जाकर ये मिल जाती है। याद रखने वाली बात है कि छोटा ये जो दामोदर नदी है सीधे अपना जल बंगाल की खाड़ी में नहीं डालती है। ये आपको याद रखना है। बंगाल का शौक किसे कहा जाता है? ठीक है, और ये रिफ्ट घाटी में बहती है। दामोदर नदी के बारे में आपको इतना याद रख लेना काफी है। दामोदर के बाद में हमने देखा था सुवर्ण नदी,
सुवर्णरेखा नदी। सुवर्णरेखा नदी के बारे में याद रखने वाली बात है कि उद्गम इसका होता है रांची के पठार से। रांची के पठार से उद्गम होता है और रांची के पठार से उद्गम होने के बाद में ये 3 राज्यों से बहती हुई आगे जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो झारखंड, पश्चिम बंगाल, 3 राज्यों में कौन से? झारखंड, अच्छा कोई नहीं पूछने वाला कौन से राज्य में, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ये बहती है। ठीक है, रांची का पठार से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये उड़ीसा के तट पर अपना मुहाना बनाती हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसे जैविक मरुस्थल कहा जाता है। जैविक मरुस्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत प्रदूषित है ये। इसमें जलीय जीव जो है वो नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि इतनी प्रदूषित है इसलिए जलीय जीव नहीं पाए जाते हैं। इसमें जमशेदपुर प्लस रांची इसी नदी के किनारे अवस्थित है। सुवर्णरेखा नदी के बारे में आपको इतना जानना काफी है। सुवर्णरेखा के बाद में कौन सी थी? वैतरणी नदी, बड़ी छोटी सी नदी है। और वैतरणी नदी जो है ये इसका उद्गम छोटा नागपुर के पठार से बिल्कुल भी नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। वैतरणी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उड़ीसा के क्योंझर पठार से इसका होता उद्गम और फिर उड़ीसा के तट पर जाकर ये गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में। उसके बाद में इसके नीचे आती है ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी, ब्राह्मणी नदी देखिए ये रांची के समीप से ही ये भी निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर पठार से निकलती है। अगर छोटा नागपुर ना देखे, अगर रांची का पठार दे दें तो वहां से भी तो भी सही होगा, है ना, क्योंकि ये एकदम निकलती है सुवर्णरेखा नदी के पास में से। ये देख लिया हमने ब्राह्मणी नदी के बारे में। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि दामोदर नदी, दामोदर प्लस सुवर्णरेखा प्लस ब्राह्मणी, ये तीनों नदियां निकलती है कहां से? छोटा नागपुर पठार से। जोर देके बता रहा हूं, अगर यहां से क्वेश्चन आया गलत करके आए मारूंगा बहुत पिंडों से। और वैतरणी नदी जो है वो यहां से नहीं निकलती है, छोटा नागपुर के पठार से नहीं निकलती है। ये आपको याद रख लेनी है, ये वाली बात भूल गए ना मारूंगा बहुत, है ना। देखिए ये ओलिव रिडले टर्टल की मैं बात कर रहा था ना, ये देखिए ये इनका कलर है ओलिव, तो ये ओलिव रिडले टर्टल दुनिया के जो सबसे छोटे टर्टल होते हैं उनमें से ये एक है। दुनिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए वल्नरेबल है। आईसीएन में ये वल्नरेबल है, न्यूज में तो आपको लगा इंडेंजर्ड है, नहीं, ये वल्नरेबल है। उड़ीसा के तट पर जो गहीर माथा बीच है, गंजम है, चिल्का नदी जो झील है उसके पास में, और ऋषिकुल्या नदी का जो तट है वहां पर ये खूब ज्यादा फैले हुए हैं। ये आपको यहाँ पर देख लेना, देखिए गहीर माथा, माउथ ऑफ देवी रिवर, ऋषिकुल्या, है ना, ये आपको यहाँ पर ये पढ़ लेना है एक बार, ठीक है। ये सब कुछ खाते हैं, ये भी आपको याद रखना, एल्गी खाते हैं, फिश भी खाते हैं, है ना। तो ये शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं खूब ज़्यादा मात्रा में। देखिए ये सारे के सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कोई मीटिंग है इनकी या शादी में? नहीं, ये सब के सब अंडे देने हैं यहाँ पर एक साथ। इसे कहते हैं अरीबाडा मास नेस्टिंग, एक साथ आकर ये मास नेस्टिंग करते हैं। तो ये हमने देख लिया यहाँ पर ब्राह्मणी नदी के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद में छोटी छोटी 2 नदियां थी, कौन सी? बीच में मैंने आपको बताया था, हाँ, इसके बाद में सीधा महानदी पर आ जाते हैं। कौन सी नदी थी? महानदी, है ना। तो महानदी का उद्गम कहां से होता है? उद्गम होता है इसका दंडकारण्य पठार से, इसका उद्गम हो जाता है, ठीक है। दंडकारण्य के पठार से उद्गम होने के बाद में ये कटक, उड़ीसा के कटक के पास में ये अपना डेल्टा बनाती हैं
उड़ीसा में कटक के पास डेल्टा का निर्माण करती है महानदी। और इसके बारे में एक और चीज जाननी है कि इस महानदी की जो घाटी है इसको धान का कोटारा कहा जाता है। महानदी घाटी को धान का कटोरा कहा जाता है। आप कहोगे सर अभी आपने बताया कावेरी नदी को भी कहा जाता है। हाँ, उसको दक्षिण भारत का कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ऊपर देखिए छोटा नागपुर का पठार है, नीचे दंडकारण्य का पठार है, और ये जो पूरा क्षेत्र है इस पूरे क्षेत्र में बहती है कौन सी नदी? इस पूरे क्षेत्र में बहती है महानदी। इसलिए ये पूरा एक घाटी का सा क्षेत्र है, इसलिए इस क्षेत्र में खूब ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आपको हो तो जल की मात्रा बनी रहती है। एक तो इसमें देखिए दक्षिण पश्चिम मानसून से भी इसमें वर्षा आती है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो है जो बंगाली खाड़ी में चक्रवात आते हैं उन वो उड़ीसा के तट पर टकराते हैं, उनसे भी यहाँ पर बारिश होती है, चक्रवाती वर्षा, उससे भी इसको वर्षा जल की प्राप्ति होती है महानदी को। ये आपको याद रख लेना है ना। महानदी के बाद में छोटी सी नदी इसके दक्षिण में हमने देखी थी दया नदी, है ना। दया नदी के बारे में देखें तो ये उड़ीसा से इसका उद्गम होता है। छोटी नदी है तो ऐसा नहीं पूछेंगे कि कहाँ से उद्गम होता है ये वो, है ना, बस इनका क्रम पूछा जा सकता है, माफ कीजिएगा। हाँ, तो हम देखें उड़ीसा से इसका उद्गम होता है, ठीक है। उसके बाद में अगर देखें तो चिल्का झील में जाके गिरती है ये, चिल्का झील में गिरती है ना। चिल्का झील में जाके ये गिर जाती है। और दया नदी जगह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कलिंग युद्ध के लिए भी प्रसिद्ध है। कलिंग युद्ध इसी के किनारे लड़ा गया था। बाद में आकर सम्राट अशोक को दया आ जाती थी, इसलिए इसका नाम है दया जो है वो रख दिया जाता है। धोली चट्टान जो है, धोली का जो हाथी वगैरह है वो यहीं पर इस किनारे पर ही स्थित है, आपको याद रखना है। इस दया नदी के बाद में आ जाती है ऋषिकुल्या नदी, और ऋषिकुल्या नदी के पास में यहाँ पर एक देवी नदी भी होती है ना। देवी नदी, ऋषिकुल्या नदी, है ना, ये आपको याद रखना है। ये उड़ीसा में ही इसका उद्गम होता है, उड़ीसा में इसका उद्गम होता है। और ये गंजम जो तट है वहां पर, उड़ीसा का गंजम, गंजम गंजम तट पर जो है इसका विसर्जन होता है ना। और ये गंजम तट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये अरीबाड़ा के लिए, अरीबाड़ा, है ना, मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल। और ये ऑलिव रिडली टर्टल का है, ये वल्नरेबल आईयूसीएन में, आईयूसीएन में ये वल्नरेबल, आपको याद रखना, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं, है ना। शाकाहारी आजकल ऐसी चुल पड़ी है यूपीएससी को कि ये गिलहरी क्या खाती है, मांसाहारी होती है, दोनों को खाती है, तो इसका भी पूछ सकती है कि शाकाहारी मांसाहारी दोनों है, तो दोनों हैं ये, ठीक है। ये ऋषिकुल्या नदी हमने देख ली है। उसके बाद में दो छोटी छोटी नदियां होती है, वंशधारा प्लस नागावली। इनको याद आपको रखना इतना ही है कि ये पूर्वी घाट से इनका उद्गम होता है, उद्गम इनका होता है। ऐसा यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया था। बंगाल की खाड़ी में गिरती है आके, है ना, बड़ी बंगाल की घाटी में, बंगाल की खाड़ी में गिर जाने वाली नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं तो वही होगा, है ना। तो ये कालाहांडी जिले से निकलती है, उड़ीसा के कालाहांडी कहाँ? तो उड़ीसा में है, दुनिया को पता है ना। उसके बाद में दूसरी नदियों के ऊपर अगर हम आ जाएं तो यहाँ पर हम देखेंगे गोदावरी नदी के बारे में, और बड़ी नदी। गोदावरी नदी के बारे में देखें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर, और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बारे में ये देखना है, उद्गम इसका होता है महाराष्ट्र के
नासिक के पास में, महाराष्ट्र पश्चिमी घाट में, नासिक के पास में त्र्यंबक नाम का स्थान पर इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये महाराष्ट्र, तमिलनाडु, माफ कीजिएगा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहती हुई, आंध्र प्रदेश में अपने डेल्टा का निर्माण करती है ना। राजमुंद्री के पास डेल्टा आंध्र प्रदेश में का निर्माण करती है, ठीक है। और इसकी अगर हम देखें सहायक नदियाँ, बड़ी नदी है तो इसकी सहायक नदियाँ हमें देखनी होगी। इसकी सहायक नदियाँ में है पेनगंगा, वेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, इंद्रावती, प्रवरा, पूर्वा, मंजीरा या मंजरा, है ना। ये इसकी सहायक नदियां हैं मुख्य मुख्य, है ना। और इनमें से जो इंद्रावती है, ये इंद्रावती तो कहाँ से निकलती है, उड़ीसा में बस्तर पठार से, माफ कीजिए, ये उड़ीसा, उड़ीसा से ये नदी निकलती है, उद्गम जो उड़ीसा में इंद्रावती का, फिर ये बस्तर के पठार में बहती है ना। तो ऐसी कौन सी नदी है जो उड़ीसा से निकलकर बस्तर के पठार पर बहती है, तो वो इंद्रावती नदी है, जो कि किसकी सहायक नदी है, गोदावरी की सहायक नदी। ऐसा अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो, है ना। उसके बाद में ये तेलंगाना में गोदावरी से जाकर मिल जाती है, ये इंद्रावती नदी होगी। उसके बाद में हम देखें तो कृष्णा नदी, कहाँ से इसका उद्गम हो रहा था, तो महाबलेश्वर कहाँ है, महाबलेश्वर चोटी कहाँ पर है, तो ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है, तो ये पश्चिमी घाट में है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, दूसरी सबसे बड़ी नदी है कृष्णा नदी। ये इसके बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है। उसके बाद में ये नदी देखिए महाराष्ट्र में जाती है, उसके बाद में कर्नाटका में भी इसका जलग्रहण क्षेत्र है, तेलंगाना में भी है, और आंध्र प्रदेश में जाकर फिर ये विजयवाड़ा के समीप जो है, विजयवाड़ा के निकट, एपी मतलब आंध्र प्रदेश में डेल्टा का निर्माण करती है। कौन, कृष्णा नदी। तो इस कृष्णा नदी की एक सहायक नदी पूछें तो कौन सी है, कृष्णा नदी की सहायक नदियों में आती है तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मालप्रभा, दूधगंगा, पंचगंगा, भीमा, कोयना, कोयना बांध भी है देखिए, मूसी, हैदराबाद जो है इसे मूसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है ना। तो ये हमने देख लिया इसकी सहायक नदियां, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे अवस्थित है, जो कि है किसकी, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद ही तो है ना। तो ये मूसी नदी के किनारे पर है। इनमें से ये जो तुंगभद्रा है ना, ये तुंगा प्लस भद्रा नदी के संगम से बनती है। ये इसके बारे में आपको याद रख लेना है। उसके बारे में बाद में देखें तो पेज ही खत्म हो गई, इसको क्लीन कर लेते हैं।
चलो ये क्लीन नहीं हो रहा है, हम यहाँ देख लेते हैं। उसके बाद में छोटी छोटी नदियाँ बची है। पेन्नार नदी के बारे में कोई आपको इतना बड़ा जानने वाली बात है नहीं है, बस इसका क्रम याद रख लेना है। उसके बाद में अगर देखिए तो एक बड़ी नदी बची है, वो है कावेरी नदी, है ना। कावेरी नदी और वैगई नदी के बारे में हम जानकारी हासिल कर लेते हैं। कावेरी नदी, तो कावेरी नदी निकलती है, इसका उद्गम होता है माफ कीजिए, कृष्णागिरी नहीं है, ये ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कहाँ है? कर्नाटक में, पश्चिम घाट, वहाँ से इसका उद्गम होता है। उसके बाद में ये कर्नाटक और तेलंगाना, तमिलनाडु होते हुए ये बाद में जाकर अपना डेल्टा बना लेती हैं, ठीक है। और 4 राज्यों में इसका जल प्रवाह, जल ग्रहण क्षेत्र जो है ना, जल ग्रहण क्षेत्र में इसका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु प्लस पांडिचेरी, और ये कावेरी जल विवाद में ये 4 राज्य और एक ये तो यूटी है, तो ये भी इसमें है। तो ये हमने देख लिया कावेरी नदी के बारे में। ये सदा नीरा नदी है, मैंने ऑलरेडी बताया इसको। साउथ वेस्ट प्लस नॉर्थ वेस्ट दोनों, नॉर्थ वेस्ट नहीं, नॉर्थ ईस्ट, दोनों मानसून से जल मिलता है इसे, है ना, क्योंकि यहाँ पर बहती है कोरोमंडल तट जो है ना, यहाँ इस कोरोमंडल तट पर देखिए इस प्रकार से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वहाँ से इसको यहाँ पर जल मिल जाता है, और यहाँ से देखिए जो उत्तर पूर्वी मानसून आता है उससे यहाँ पर इसको जल मिल जाता है कोरोमंडल तट के आसपास, है ना। तो इसका अपर जलग्रहण क्षेत्र है उसमें साउथ वेस्ट मानसून से, और उसको निचला जलग्रहण क्षेत्र उसको उत्तरी पूर्वी मानसून से इसको जल मिल जाता है ना। तो ये हो गया कावेरी नदी के बारे में, है ना। उसके बाद में एक और आ जाती है वैगई नदी। वैगई नदी देखिए तमिलनाडु में इसका उद्गम होता है। और इसके बारे में याद रखने वाली बात है कि मदुरई जो है ना, वो इसी नदी के किनारे पर है। मदुरई शहर इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है और वो पाक की खाड़ी में गिरती है। ये इसके बारे में जानना बहुत है। बाकी तो इसके नीचे छोटी सी नदी है ताम्रपर्णी नदी, इसके बारे में इतना जानने की आवश्यकता नहीं है। इन सब नदियों के बारे में मैंने आपको बता दिया है ना। एक एक नदी का मैंने देखिए आपको पर्सनली भी लिखवा दिया है कहाँ से निकलती है, और उनका क्रम आपको याद रखना है, कौन कौन सी नदियाँ इधर गिरती है, ये सब आपको याद रख लेना है। अब अगर भूले ना, जान से मार दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। वैसे लेक्चर भी बहुत बड़ा हो गया है, कोई नहीं, पर समझना ज़्यादा जरूरी था। इस लेक्चर को हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आपका कोई भाई बंधु मित्र सगा दोस्त हो और जिसे आपको लगता है कि अगर मैं चैनल रिकमेंड करूंगा तो कुछ फ़ायदा हो सकता है, तो आपसे रिक्वेस्ट है ज़रूर आप ऐसा करिएगा। और आपको कोई सलाह लेने हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।